तो चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ना क्या है, पहले टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक में वास्तविक संख्या क्या होती है, फिर इसके बाद यूक्लिड बहन प्रमेय क्या होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, तो देख लेते हैं पहले हम लोग वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, इसको वास्तविक संख्या समझने से पहले हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। पहले सबसे जो बेसिक संख्या आती है क्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है। सबसे बेसिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हम लोग गिनती में स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, हम एक लड़के को उठाए और बोल दिए कि अपने क्लास में सभी लड़कों को गिनो, मतलब कि सबका बताओ कितने लड़के यहाँ पे हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, एक से स्टार्ट करें कि 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं एक से ना। तो जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2, ये सब जो संख्या आती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आता है, पूर्ण संख्या। अगर हम लोग एक से पहले 0 भी ले लेते हैं, अगर 0 के साथ फिर प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अच्छा, इसमें देखिए जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ जा रही है ना, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो भी पूर्ण संख्या में आ जा रही है। और पूर्ण संख्या में एक संख्या एक्स्ट्रा है 0। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगी, मतलब उसको हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो दोनों आएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। मतलब कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या के अंतर प्राकृतिक संख्या आती है। ठीक है, और थर्ड आता है पूर्णांक। थर्ड क्या आता है, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक माइनस में भी होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो पूर्णांक जो रहेगा तो ऐसे कुछ रहेगा, इधर करके -3 -2 0 1 2 ऐसे सब आएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, है ना। देखो, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, और जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों किस में आती हैं, पूर्णांक में आती है। तो इसको ऐसे हम लोग मिलाकर लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। इसका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, अंदर आती है, और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों किसके अंदर आती है, पूर्णांक के अंदर आती है। ठीक है, और ये तीनों किसके अंदर आते हैं, परिमेय संख्या के अंदर आते हैं, है ना, परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और P भी एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q भी एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर आती है, और ये तीनों किसके अंदर आते हैं, परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग तीनों कैसे लिख सकते हैं कि ये तीनों किसके अंदर आएंगे, परिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग P/Q के नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या का उदाहरण लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जिससे 3/5 हो गया, 2/1 हो गया, 3/2 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या देखिए इसका उल्टा होगा, परिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकें। तो अपरिमेय संख्या में क्या क्या आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या इन सबसे अलग है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में क्या जाएगा, जैसे रूट में 2 आ गया, 3 आ गया, रूट में 7 आ गया, ये सब डॉट डॉट ये सब किस में आते हैं, अपरिमेय में आते हैं। इस चार्ट का मतलब समझिए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, है ना। और पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस से स्टार्ट होता है, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों किस में आ जाएंगे, पूर्णांक में आ जाएंगे। तो इसलिए इसका बॉक्स जो बनाए हैं दोनों को लेकर बनाए हैं, और ये तीनों किसके अंदर आ जाएंगे, परिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगे। और परिमेय संख्या क्या होती है, जो कि P/Q के रूप में लिख सकें, जिसको P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल किस में आ जाएंगे, परिमेय संख्या में आ जाएंगे। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब इन सबको मिलाकर, मतलब परिमेय अपरिमेय सबको मिलाकर जब हम लोग लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जब सबको मिलाकर लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो आप लोग समझ सकते हैं, मतलब समझ गए ना कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो जब सबको मिलाकर हम लोग लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अर्थात परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जब लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, मतलब वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई नॉर्मल पूछता है तो हम लोग क्या बताते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, मिलाकर लिखते हैं। इस तरह अगर मतलब हम नॉर्मल पूछें कि वास्तविक संख्या क्या होती है तो आप बोलेंगे परिमेय और अपरिमेय को जब मिलाकर लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। लेकिन अगर इस तरह अगर आप समझे हैं तो आप समझ सकते हैं कि परिमेय के अंतर्गत ये तीनों आती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सब किसके अंदर आते हैं, परिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, तो इस पूरे को जब मिलाकर हम लोग लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो आप लोग समझ में आ गया ना वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला मतलब हम जब इसमें टॉपिक लिखवाए थे तो पहला लिखवाए थे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या यही होती है जो अभी तक समझाएं कि परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जब लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। किसी को डाउट नहीं ना है, आगे चलें। तो इसको आप लोग बना सकते हैं इसे चार्ट। ठीक है, अच्छा इस चार्ट का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है। चार्ट का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आएंगी और पूर्ण और प्राकृतिक संख्या दोनों पूर्णांक के अंदर आएंगे और ये तीनों किसके अंदर आएंगे, परिमेय संख्या के। लेकिन ये जो होगा अलग होगा, अपरिमेय संख्या, और जो सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। समझ रहे हो ना, ठीक, चलो ठीक। हाँ, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है कि यदि आपको कोई एक पूर्णांक दे दिया, एक पूर्णांक मान लेते हैं हम लोग क्या दिया है, एक कोई पूर्णांक ए है। ठीक है, कोई पूर्णांक ए है और उसको आप b से क्या कर रहे हैं, b से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पूर्णांक a है उसको b से विभाजित करेंगे तो उसका जो कोएफिशिएंट आएगा, मतलब जो भागफल आएगा, भागफल कितना होगा, भागफल मान लेते हैं कोएफिशिएंट। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। हाँ बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, जिसका दिखाते हैं Q से, और जो इसका शेषफल आएगा कितना आएगा, मान लेते हैं शेषफल कितना आया, मतलब रिमाइंडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रिमाइंडर मान लेते हैं R आया। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा ये बोलता है कि, कहने का मतलब है कि अगर कोई पूर्णांक A है, मतलब ये कोई पूर्णांक A है, इसको आप लोग B से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और B से डिवाइड करने में जब भागफल मान लेते हैं Q आया और रिमाइंडर कुछ आया कितना, R आया। ठीक है, तो जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलता है कि जो शेषफल आएगा, शेषफल अर्थात जो R आएगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन जिससे हम लोग भागा दे रहे हैं मतलब b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया, हम लोग का भाज्य हो गया, ये क्या है, भाज्य है, और जो b क्या है, भाजक, q क्या है, भागफल, और r क्या है, शेषफल। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल। तो भाज्य को किससे दिखाएं हम लोग, a माने हैं, भाज्य की जगह a है, भाजक कितना है, b है, भागफल कितना है, q आया है, प्लस में शेषफल कितना है, r। तो यहीं से एक फार्मूला बन जाता है a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो जो यहीं पे r है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही बोलता है कि जो r है वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। नोट इट। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, उसको हम लोग एक उदाहरण की सहायता समझेंगे। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देख लेते हैं। इससे आपको दे देगा कि कोई दो संख्या दे देगा और पूछेगा कि इसका HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसे यहाँ पे दिया है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ही क्या करना है, ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ऐसे दिया रहेगा तब हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम लोग कि हम लोग देखेंगे दोनों में बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या क्या है, 225 है। स्टेप नंबर 2 जो होगा,
जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा देंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, 225 है, उसको किससे भागा देंगे, 135 से। 135 से भागा देंगे तो क्या आएगा, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 घटा दो, 0, 12 में से 3 गएगा 9, ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या किए हम लोग, 135 से 225 में भागा दिए तो शेषफल इतना आया है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, देखो स्टेप नंबर 1 में पहले चेक करेंगे कौन बड़ी संख्या है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा देंगे, जितनी बार भागा जाएगा फिर उसी संख्या जो मतलब शेषफल आएगा, उस शेषफल से जिस हम लोग जो भाजक लिए थे उस भाजक में भागा देंगे। तो अब किस में भागा देंगे, 135 में। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 90 कम कितना हो जाएगा, 90 घटाएँ कितना आएगा, 5, और यहाँ पे कितना आएगा, 45, ठीक है। अब फिर हम लोग का जो शेषफल आया उस शेषफल से जो फिर इसका भाजक है उसमें भागा देंगे। तो इसका भाजक कितना है, 90, इसमें भागा देंगे तो कितना है, 45 दूना 90, काटने पर कितना आ गया, 0। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या जिससे भागा, लास्ट में कौन सी ऐसी संख्या आ रही है जिससे भागा देने पर शेषफल 0 आ रहा है, 45 आ रही है। तो स्टेप नंबर 3 में बस यही हो जाएगा कि लास्ट में हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या जिससे भागा देने पर शेषफल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। वही हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF 45, ठीक है। तो अगर इस ऐसे अगर हम लोग क्वेश्चन दे दिया कि दो संख्या दिया है उसका HCF निकालना है किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या में स्टेप नंबर 1 कि देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, स्टेप नंबर 2 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा देंगे और उसको काटते जाएंगे, लास्ट तक काटेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जिस संख्या से काटने पर शेषफल 0 हुआ है वही हम लोग क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फार्मूला पे चलते हैं, फार्मूला से यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, फार्मूला हम लोग का क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े हैं, क्या फार्मूला आया था, A बराबर BQ प्लस में R। तो इसमें हम लोग सबसे पहले भागा किस में दिए हैं, 225 में दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 225 किससे भागा दिए हैं, 135 से। कितना कोशिएंट है, मतलब Q का मान कितना है, एक बार में भागा दिए हैं, तब शेषफल कितना बचा है, 90 बचा है। फिर दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या किए, 90 से भागा दिए किस में, 135 में। तो 135 में किससे भागा दिए हैं, 90 से। कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितना आया है, 45। फिर हम लोग 90 में भागा दिए हैं किससे, 45 से, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 90 45 से भागा दिए हैं तो कितनी बार में, 2 बार में, तब शेषफल कितना आया है, 0। अब देखिए लास्ट में जब 45 से हम लोग भागा दिए हैं तब शेषफल क्या बच जा रहा है, 0। तो अतः इसका जो HCF आएगा अर्थात मसा आएगा, मसा या फिर इंग्लिश में HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 45। तो यही हम लोग का क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नोट इट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि जिसे दो संख्या दिया है, इसमें दिया क्या है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टेप हम लोग क्या बताए थे। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या था, पहले चेक करो दोनों में बड़ी संख्या कौन है। तो कौन सी बड़ी संख्या है, 196 और 38,220 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, जो बड़ा उधर का मुंह खुल जाता है ये बड़ा है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है भाग देना। जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग दो। तो बड़ी संख्या क्या, 38,220, इसमें किससे भाग देंगे, छोटी संख्या से 196 से भागा देंगे। कितनी बार में भाग करेंगे, स्टेप नंबर 1 देखेंगे कौन बड़ी है तो बड़ा छोटा देख लेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे तो बड़े वाले में छोटे वाले से भागा देंगे। तो बड़े में जो छोटे से भागा दिए तो सीधे 196 का इसमें भागा दिए हैं, सीधे कितना आया 195 आया और शेषफल क्या आ गया 0। अतः इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना आएगा 196 आएगा, ठीक है। क्योंकि HCF क्या होता है, जिससे काटने पर लास्ट में शेषफल 0 आ जाए वही हम लोग क्या होता है HCF होता है। तो 196 से जब इसमें हम लोग काटे हैं तो सीधे शेषफल कितना आया है 0 आया है। तो इसका अतः HCF कितना हो जाएगा 196। इसको फार्मूला पे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस में R, ये होता है ना। A का मान कितना है, A मतलब जिसमें भागा दिए हैं वो कितना है 38,220, भागा किससे दिए हैं 196 से, कितनी बार से गया है 195 बार में,
प्लस 0। शेषफल कितना है 0। तो जितनी जिससे भागा दिए हैं वो क्या है 196, और इसी से भागा देने में शेषफल 0 आया था। अतः इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ या फिर मौसा जो होगा कितना हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 196। हाँ, थर्ड हम लोग को क्या पढ़ना था। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना था, वार्षिक संख्या क्या होती है, दूसरा क्या था यूक्लिड भाजन प्रमेय क्या होती है, वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग का क्या था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। हम लोग देख लेते हैं अगला हम लोग क्या पढ़ना है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है, इसका देखो ये जो प्रमेय है यही बोलती है। प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, अच्छा भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो कि खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, जो खुद से कटे और एक से कटे और इसके अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जो अपने के अलावा किसी और दो गुणनखंडों से कट सके। ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब ऐसी संख्या जो कि अपने को छोड़कर और एक को छोड़कर और अन्य किसी संख्या से कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जिसे कहने का मतलब है कि 4 है, 4 किससे कटेगा, 4 खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। और इसी तरह 6 है, 6 अपने से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। 3 से भी कटेगा। समझ आ रहा है ना। भाज्य संख्याओं, देखो इसमें ही बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी और से भी कटे खुद के अलावा। इसे मान लेते हैं 6, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं। इसे 6 लेते हैं, ये क्या बोल रहा है ये हम समझा रहे हैं। 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 6 को काटोगे तो किससे कटेगा, 3 से 2 से कटेगा। 6 को इसे भागा देंगे तो 2 3 6 कट गया ना। तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इसमें यही बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, 6 को हम लोग कैसे लिखें, 2 × 3 लिखें। 6 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वो जो अब देखिए 18 क्या है, एक भाज्य संख्या है, लेकिन 2 क्या है, अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य है। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। समझ आ रहा है ना। आगे क्या बोला है कि तथा यह गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर एक क्रम में अर्थात अद्वितीय होता है। अद्वितीय होने का मतलब कि सबका अपना अपना फिक्स होता है। जैसे 6 है तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। क्या 2 × 3 किसी और का हो सकता है, मतलब 7 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, नहीं होगा। तो अद्वितीय होने का मतलब कि किसी और का नहीं होगा। समझ आ रहा है ना। तथा यह गुणनखंड में आने वाले क्रम को छोड़कर एक क्रम में अर्थात अद्वितीय होता है, किसी और का नहीं होगा। एक का जो फिक्स है तो वो फिक्स रहेगा। 6 का 2 × 3 है तो 2 × 3 ही रहेगा, और वो 2 × 3 किसी और का नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है। तो ये आपको दे दिया। अब इसमें 6 है, 6 एक क्या है, भाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है ना, और 18 भी क्या है, भाज्य संख्या है। दोनों को अगर हम लोग लिखना चाहें गुणनखंड विधि में तो पहले इसको गुणनखंड कैसे किया जाता है, अच्छा 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3, अर्थात कितना है, 2 × 3 आया ना। इसी तरह 18 को लिखेंगे। 18 करोगे तो क्या होगा, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 3 के 9, फिर 3 1 3। तो 18 क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि किसी का पावर, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बना तो इसको सीधे 2 × 3 लिखो, लेकिन यहाँ पे 2 3 है ना, तो 2 × 3 के घाते कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जो मासा लसा पूछेगा तो मासा कैसे निकालेंगे, दोनों को देखेंगे, दोनों में मासा का मतलब होता है, मासा को शॉर्टकट में एचसीएफ भी बोला जाता है इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो मासा होता है वो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन चीज़ हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो 2 है तो 1 के 2 हो जाएगा, फिर दोनों में 1 3 केवल कॉमन है तो 1 के 3 हो जाएगा। तो गुणा करने में कितना आया, 6। तो 6 और 18 का मासा कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, अच्छा लौसा पूछ दे, लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें देखिए मौसा में केवल क्या देखते हैं कि जो कॉमन है उसको लेते हैं, लेकिन लौसा में जो कॉमन है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 1 ले लेंगे, फिर 1 3 कॉमन है तो 1 3 ले लेंगे, 1 3 इसका बच रहा था उसको भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करो 2 3 6 3 के 18।
तो ये इसका क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। या सी एफ और एलसीएम दोनों मेथड से निकलेगा, लेकिन जो मेथड बोलेगा वो मेथड यूज करेंगे, ठीक है। कि अगर आपको, हाँ एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको ये बोला है कि नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तब वो लगाएंगे। अगर नहीं बोला है तब ये वाला मेथड लगाएंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर दूसरा नंबर अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है कि 18 और 63 का लसा और मसा बताइए, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम बताइए, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा। देखिए किसका किसका पूछा, 18 और 63 का पूछा है, तो 18 का पहले हम लोग निकालेंगे तो कितना बार कटेगा, 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 का 3, तो 18 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी से 63 को करेंगे, 63 का क्या हो जाएगा, पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, फिर 3 7 21, फिर 7 एक कम 7। 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 7। अच्छा पहले मसा निकालते हैं, मसा अर्थात एचसीएफ जब निकालते हैं तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 ये हो गया, फिर 1 3 ये कॉमन हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 × 3 अर्थात 9। अच्छा लौसा के लिए क्या देखते हैं, लौसा अर्थात एलसीएम, तो जो कॉमन है वो भी लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या था, 3 और 3 कॉमन था, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं, और 2 कॉमन में नहीं है और 7 भी कॉमन में नहीं है, तो कूड़ा करने में कितना आएगा, 3 3 9 2 18 7 126 हो जाएगा। अर्थात 18 और 63 का लसा और मसा पूछे तो जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है उसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना आएगा, जिसे यहाँ पे एचसीएफ है, एचसीएफ किसका है, हाँ दोनों गुणनफल कितना आएगा, एचसीएफ किसका किसका ले रहे हैं, 18 और 63 का, इनटू में एलसीएम किसका है, उसी का है 18 और 63 का। अच्छा दोनों इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना आया था, 9 आया था, और एलसीएम कितना आया था 126। इनको गुणा करने में कितना आएगा, दोनों बराबर रहता है। अरे गुणा पहले करो, 6 9 54 और 9 2 18, 5 8 5 13 23, हाथ लगा 2 9 कम 9 2 11, 1134 आया। अच्छा ये दोनों क्या है, एचसीएफ इसका 9 आया था तो एचसीएफ 9 लिखे हैं, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 126 आया था तो 9, एचसीएफ की जगह 9 लिखे हैं, एलसीएम की जगह कितना लिखे हैं 126, दोनों गुणा करने में कितना आया 134 है, ठीक है। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम गुणा किए तो कितना आया है 134, 1134 आया है। अच्छा दोनों को जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम गुणा किए तो 1134 आया है। अच्छा जिसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ले रहे हैं मतलब 18 और 13, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 गुणे 63 करिए, ये भी गुणा करने पर 1134 ही आ रहा है, ठीक है। अर्थात समझ रहे हैं, ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसका कि एचसीएफ और एलसीएम गुणा करने पर और वो खुद जो संख्या है उसका गुणा करने पर आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग का निकलता है, तो अगला हम लोग देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या किया है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया तो इतना आया, और दोनों संख्या जो उसका भी गुणा किया तो इतना ही आया, अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम करो वो बराबर किसको हो जाएगा, दोनों संख्याओं के, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या है, एचसीएफ हम लोग निकाल लें किसका, एचसीएफ निकाल रहे हैं कोई संख्या ए और बी का, ठीक है, और एलसीएम भी हम लोग इसी का निकाल रहे हैं, ए और बी का। तो जो इन दोनों का एचसीएफ इंटू एलसीएम आएगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों की संख्या गुणनफल के बराबर रहेगा, अर्थात ए इंटू बी के बराबर है, ठीक है। तो ये एक हम लोग का क्या है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, मतलब दो संख्या जो है उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, दोनों गुणा करेंगे तो उन दोनों की संख्या गुणनफल के बराबर हो जाएगा। नोटेड। क्वेश्चन जो आता है ऐसे आएगा कि यदि ए बराबर मान लेते हैं 8 दिया है और एचसीएफ ए और बी का कितना है 4 है, तथा एलसीएम कितना है ए और बी का 12 है, तो बी का मान पूछ रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या दिया है और उसका एचसीएफ मतलब एचसीएफ अगर कोई ए और बी का और एलसीएम जो होता है ए और बी का, वो उन दोनों संख्या गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग फार्मूला भी पढ़े हैं ना,
तो इसी के हिसाब से हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए तो हम लोग इस फार्मूला पे लगाएंगे तो HCF A और B का कितना है, HCF है कितना 4, तो इसके जगह कितना रखेंगे 4, और LCM कितना है A और B का 12 है तो 12 रखेंगे, और A का मान कितना है, A का मान 8 है और B का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो B का मान पूछा है तो 8 को इधर भगाएंगे तो A इधर गुणा में है तो भागा में जाएगा, तो 4 × 12 बटे कितना हो जाएगा 8 है, किसका मान हो जाएगा B का, काट देंगे 4 × 4 4 दूनी 8 और 2 6 12, तो B का मान कितना आ जाएगा 6। समझाया, नोट इट। तो क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो इसका तरीका क्या है कि 96, हाँ सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। 96 और 404 का देखना है ना, तो 96 लिख लेंगे और 404 लिख लेंगे, ठीक है। पहले इनको कौन सा विधि यूज करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि मतलब इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। काटो कितनी बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ, गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3। इसी तरह 404 को हम लोग लिख लेते हैं, 404 को लिखो, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 शून्य 0, 2 1 2। अब किससे कटेगा, अब 121 कटेगा ना एक बार में, किस कटेगा नहीं ना, तो 2 × 2 गुणे क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा ना। तो पहले HCF के लिए क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 यहाँ से, 2 2 यहाँ से, तो 2 × 2 हो जाएगा, कितना आएगा HCF 4। LCM के लिए क्या देखते हैं, जो कॉमन रहता है उसको भी लेंगे। तो 2 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, और जो बचा उसको भी लिख लेंगे। तो 3 2 ऊपर बचा है और एक 3 बचा है, नीचे क्या बचा है 101। गुणा करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो 96 96, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या को क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। 135 व 225 और दूसरी संख्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब जो अभी विधि हम लोग यूज कर रहे हैं उस विधि का यूज करके HCF और LCM बताना है। 2 संख्या दिया है, 2 संख्या यहाँ पे, 2 संख्या यहाँ पे। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 135 और 225। अच्छा, 135 को और 225 को पहले हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। करेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 3 3 5, 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, और 15 3 45, 3 5 15, फिर 5 1 5, ठीक है। तो 135 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5, और 225 को, इसको आप 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा ना, 3 से काटते हैं तो 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5। दोनों में जो कॉमन है देख लेते हैं। तो 2 3 कॉमन है और 1 5 कॉमन है। तो इसका जो मासा हो जाएगा, अर्थात जो HCF हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 5, कितना आ जाएगा 45। और लसा अर्थात LCM जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 135। और पहले जो कॉमन है उसको लिखो, 3 × 3 × 5 कॉमन है, फिर 1 3 बच रहा है, 1 5 बच रहा है, तो × 3 × 5 गुणा करने पे 3 3 9 5 45 3, कितना आया जी गुणा करने पे, LCM कितना हो जाएगा 675। तो इसका मसा अर्थात HCF जो आया है 45 आया है, लसा अर्थात LCM जो है 675 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नोट। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 306 और 352 का हम लोग क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, खंडन करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, और 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 1 3,
फिर 3 से कटेगा 17 बार में, फिर 17 एक कम 17। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 हो जाएगा। इसी तरह 352 को काटेंगे तो कितना आएगा? 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 22 दूना 44, फिर 11, फिर 11 एक कम 11। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, ये है ना। अब मासा अर्थात HCF के लिए क्या करेंगे? दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है? 1 2 कॉमन है बस, इसका मासा 2 आ जाएगा। लौसा के लिए हम लोग क्या करेंगे? अर्थात LCM जो आएगा वो क्या जाएगा? जो दोनों में कॉमन है पहले उसको देखेंगे, तो 2 कॉमन है 2 लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं है उसको लेंगे। तो फिर कॉमन क्या नहीं है? 3 कॉमन नहीं है, 3 ऊपर से, फिर 17, फिर नीचे से क्या है? 856। तो इसका जो लौसा आ जाएगा 53 856 आ जाएगा और मासा कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, नोटेड। नहीं, पहले हम लोग क्या पढ़ना था? वास्तविक संख्या क्या होती है वो पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या था? तीसरा में हम लोग को पढ़ना था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो वो अभी पढ़े हैं। ठीक है, और लास्ट हम लोग का क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या क्या होती है।